अफवाही पर फट पड़े, बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहली हुई, बड़ा बयान, अपने दौर में माशी बहाली के मंसूबे गिनवा दिए। मरी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, मुझे जेल में रखकर हुकूमत करने का मंसूबा बनाया गया। ये बयान नवाज शरीफ ने किस कॉन्टेक्स्ट में दिया, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की दरखास्त मुस्तरद कर दी, जमा कराया गया 30 अरब सिंध जबकि 35 अरब रुपए विफाक को देने का हुक्म। 7 साल में 460 अरब रुपए जमा कराने का हुक्म बरकरार। अहम केस की समाअत के दौरान वकील सलमान बट और चीफ जस्टिस के दरमियान तल्ख कलामी। बहरिया टाउन रिलीफ हासिल करने में नाकाम, आज की समाअत में क्या हुआ ये जानेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा इस्तेकाम पार्टी इसाक खाकवानी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बीबी। खाकवानी साहब, बात करेंगे जरदारी साहब का बड़ा तवील 2 घंटे का इंटरव्यू है और बड़ी उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की। आजकल पीपल्स पार्टी की तरफ से हम देख रहे हैं बयानबाजी बहुत है। जो बिलावल ने एक पॉलिटिक्स में लाइन ली हुई है वो थोड़ी सी ज़ेर बहस है आजकल हर हलके में कि उनके जो बयानात हैं, ख़ास तौर पे जो वो कहते हैं कि 70 साल के बुजुर्ग हो गए हैं, अब इन्हें सियासत नहीं करनी चाहिए एंड अलॉट मोर। जरदारी साहब का इंटरव्यू इस कॉन्टेक्स्ट में ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं? असल में ना जो फोकस है ना बिलावल साहब का, वो अपने वालिद के बारे में नहीं कह रहे, वो नवाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे हैं कि उनकी इस उम्र में है। वो तो समझते हैं कि अब पीपल्स पार्टी में तो वो खुद एक रहनुमा के तौर पे हिस्सा भी ले रहे हैं और अपनी पॉलिसी भी बयान कर रहे हैं। उनके वालिद को वो दिखा रहे थे कि जी शायद ये अब मेरे पे वो असर अंदाज नहीं है। हालांकि ये गलत बात है, मगर खैर उन्होंने जो तासुर दिया है और वो जो बात कर रहे हैं वो तो नवाज शरीफ साहब की उम्र के बारे में और बाकी हजरात फजल रहमान साहब के बारे में या किसी और इमरान खान साहब के बारे में, ये जो है ना ये सब 70 साल से ऊपर है, ये उनके बारे में वो बात कर रहे हैं। पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि आप भी लीडर हैं, सियासतदान हैं, तो माशाल्लाह आप भी तो 70 के पेटे में होंगे, तो या भी 1-2 साल रहते हैं आपके सारे, तो लिहाजा आप कह रहे हैं कि 70 से कम वाले जो हैं उनको बिलावल नहीं कह रहे, ऊपर वालों को ये मैं नहीं कह रहा। मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि बिलावल साहब अपने वालिद के बारे में, जो कि काफी उम्र में ज्यादा है और उनकी सेहत भी सही नहीं है, उनके बारे में वो बात नहीं कर रहे। ये वो अपने हरीफों के बारे में, जो कल के दोस्त थे उनके, अब वो इस इलेक्शन में अभी हरीफ हैं, तो हो सकता है इलेक्शन के बाद वो फिर दोस्त बन जाएं, वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने तो अपना तजज़िया दिया, हो सकता है मैं गलत हूँ। अच्छा खाकवानी साहब, इसमें एक चीज ये भी तो आती है ना कि बेशक कि वो दूसरों के बारे में बात करें, लेकिन आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 अपनी तरफ भी उठती हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी में 70 साल के लोग नहीं है? खुद जरदारी साहब इसी एज ब्रैकेट में हैं और इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी के बाकी 70 साल के पॉलिटिशियंस हैं, क्या वो रिटायर हो जाएं? जी हाँ, महमूद का मकसद तो ये, कलासरा साहब के एक दोस्त है, वो 80 साल के हैं पीपल पार्टी में, मैंने नवाजुद्दीन सुल्तानपुर था, वो 80 साल से भी ज्यादा तो वो ऐसे बारों में अब जब बात करते हैं ना, उनको ये नहीं एहसास होता कि वो किस के बारे में क्या कह रहे हैं, उनके जहन में कुछ और होता है और जबान पर वो ऐसी चीजें निकल जाती हैं। हालांकि उनके बहुत सारे अपना चीफ मिनिस्टर साहब जो पहले थे वो तो 85 साल से भी उम्र ज्यादा थी, तो इस किस्म की चीजें वो लोग कह जाते हैं, उनका कोई वो नहीं होता कि जी वो बड़े सोच कर, कोई लिख कर, कोई डिस्कस करके चीजें नहीं आते। यहाँ रिवाज है जो जुबान में आ जाए बंदे कह देते हैं। पहले बुर्दबार लोग होते थे, वो एक एक लफ्ज सोच कर बात करते थे ताकि उसका महफूम लोगों तक पहुंचे और वो महफूम समझने के बाद लोग उसकी बात करते थे। आजकल जो जबान पे आता है वो लोग नौजवान लोग हैं, उनको क्या समझाया जाए या क्या कहे। मैंने तो जो मेरी समझ में है मैं तो ये अर्ज कर दिया है। अब वो लोग अपना कई हजरात हैं जो इस वक्त पार्टी के हेड हैं, काफ लीग के हेड हैं, काफ लीग के सदर हैं, PTI में अब सदर हैं, वो इस तरह के लोग काफी उम्र रसीदा है और ठीक है, अगर वो सोचते हैं इस तरह नहीं होना चाहिए तो ना हो,
इन अदर वर्ड्स खाकानी साहब इज ट्राइंग टू क्रिएट स्पेस फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि वो खुद नौजवान सियासत के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो एक अपना मेरे ख्याल से नैरेटिव भी इस तरह से लोगों के सामने रख रहे हैं। अच्छा, बट आज की जो जरदारी साहब की गुफ्तगू थी उसमें वो बिलावल के तर्जे पॉलिटिक्स से उन्होंने ये बड़ा क्लियरली कहा कि बिलावल बहुत समझदार हैं, लायक हैं, लेकिन तजर्बा नहीं है उनके पास, तजर्बा मेरे पास ज्यादा है। सो ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ डिवाइड बिटवीन जो उनकी पॉलिटिक्स है और जो बिलावल की पॉलिटिक्स है। ये डेलिबरेटली कर रहे हैं या ये वाकई एक फर्क है जो अब नजर आना शुरू हो गया है? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि उनका तजर्बा जो है पाकिस्तान की सियासत और बाकी चीजों में बहुत ज्यादा है। अभी इनके बच्चे वहां तक इस मुकाम पर अभी ना पहुंचे हैं, ना उनका कोई बहुत मुस्तकबिल करीब में कोई उनको वहां तक पहुंचने का मैं नहीं समझता। जो कुछ उन्होंने देखा है और जो कुछ उन्होंने किया है जिंदगी में, उसके अंदर बहुत सारी चीजें शामिल हैं। मैं इस वक्त मुनासिब नहीं समझता कि किसी के बारे में ऐसी बात की जाए, मगर ठीक है, जरदारी साहब अक्ल है, तजर्बा है, उसके अंदर और भी कई चीजें हैं जो कि मैं नहीं समझता कि सियासत में वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, खैर अब वो है तो क्या कहें। खाकवानी साहब, ये कहा जाता है कि हर सियासतदान जो भी वजीर आज़म बने, सदर बने, हुकूमत बने, माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं। इस लेवल तक पहुंचने के लिए आम आदमी तो नहीं पहुंच सकता जिस लेवल तक, मतलब 22-24 करोड़ लोगों को आप एल्बो करके किसी को इरक मारो, किसी को टांग मारो, किसी को आगे से गिराओ, किसी की लाश गिराओ, जेलों में जाओ, फांसियां भुगतो, मतलब अच्छा खासा इसके लिए आपको एबनॉर्मल होना पड़ता है। नॉर्मल आदमी तो काम कर ही नहीं सकता। एबनॉर्मल में मैं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ कि यू हैव टू बी वेरी शार्प, इंटेलिजेंट, क्रूक एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये जब ये कहते हैं, ये जब आप कह रहे हैं माशाल्लाह बड़े ज़हीन है, हमने एक चीज़ देखी, इनकी तमाम जहानत जो है ये पर्सनल ग्लोरिफिकेशन, पर्सनल बिजनेसेस, पर्सनल मालो दौलत, पर्सनल मनी लॉन्ड्रिंग, पर्सनल फ्लैट्स, 5 बराज़मों में जदादें, बच्चे माशाल्लाह कामयाब, 1 से 10 मिलें लगा लें, शुगर मिलों के मालिक, बला बला। इनके अपने कारोबार हमने देखे हैं, इनके ज़ाती एम्पायर जो हैं वो द पीरियड ऑफ टाइम इन्हीं जहानत की वजह से, जिसको कहते हैं बड़े इंटेलिजेंट और हम पोलिटिकली तौर पर जीनियस हैं, तो इनकी अपनी एम्पायर, इनके बिजनेस है, सबकी मैं बात करूँ, वो तो आसमान को गए, मुल्क की इकानमी नीचे गई है। तो इनकी जहानत जो थी ये मुल्क की इकानमी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, वो क्यों काम नहीं आई? मतलब इनके अपने खानदानों के कारोबार देखे, कोई भी घाटे में नहीं है और मुल्क घाटे में है जिसको ये चलाते रहे हैं सर। तो ये क्या, या गिदड़ सिंह है, ये क्या सर मिस्ट्री है सर? मुझे नहीं समझ आई जी। जहानत तब है जब आपके पास हुकूमत ना हो और जहानत की वजह से आपका माल तरक्की में, आपका बिजनेस तरक्की करे, उसमें तो कोई वो नहीं होनी चाहिए किसी को नाराजगी। मगर जहानत और ये सारी चीजें जब आप हुकूमत में नहीं होते तो उस वक्त ये काम नहीं आती। काम आता है इन सबको उस वक्त जब ये हुकूमत में आते हैं। तो अच्छा। उस वक्त जब वो काम करते हैं 2 नंबरी, तो वो उसको जहानत के साथ मिला देते हैं, मतलब पावर और जहानत मिल जाती है। मिल रहा है कि ये ज़हीन है, हालांकि वो ज़हीन नहीं होती, वो 2 नंबरी कर रहे होते हैं, वसाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं हुकूमत के और लोगों के जेबों पर डाका डाल रहे होते हैं, तब जाकर ये चीजें वो कामयाब हो रहे होते हैं। तो वो लोगों को समझ आ जाती है, मगर बेचारे लोग आगे से कुछ कह नहीं सकते, या अगर कहते हैं तो वो भी लोग ऐसे मौजूद हैं जो खड़े होकर कहते हैं कि आपके गिरबान में झांक के देखें, आपके यहाँ ये शफा चीजें नहीं है। और ये जो मिले और ये जो परमिट और जो फिर उसको आगे परवान चढ़ाना, ये सारी हुकूमत के तरीकों से इस्तेमाल करके अपनी जेब में भरी जाती हैं। ये मुकाबला करके नहीं होता। मुकाबला तो वो है जब आप हुकूमत में ना हो और आप अपने इंडस्ट्री को परवान चढ़ाएं, वो आपकी जहानत है। ये जहानत नहीं है कि परमिट लेकर आप चीजों को कारोबार बाहर कर दें, अंदर की कीमत बढ़ा दें, बाहर की कीमत छोटी कर दें। वो इस किस्म की चीजों जो है वो सिर्फ अपने पर्सनलाइज कामों में तो उनकी जहानत नजर आती है। लोग उसको गलत जहानत समझते हैं, हालांकि वो 2 नंबरी और बेईमानी है। अच्छा खान साहब, एक ये तस्वर रहा है 70s 60s की पॉलिटिक्स का, 85 में ज़्यादा इसको प्रमोट किया गया। ये जो जागीरदार हैं, ज़मींदार हैं, आप जैसे एक लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है,
सिंध में हो या आपके पंजाब में ज़्यादा हो या बलूचिस्तान में सरदारी सिस्टम, तो समझा गया कि ये जो हमारा सियासतदान है जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी से आता है, ये नलायक है, ये तरक्की नहीं होने देता, सड़क नहीं बनने देता, स्कूल नहीं खुलने देता, ये पसमानदगी का एक इजहार है। अगर बिजनेसमैन ताजर क्लास अर्बन एलीट आएगी तो ये मुल्क को आगे लेकर जाएगी, टाई कोट पहन के अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले लश पश करके आएंगे तो मुल्क को ठीक कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज आफ्टर 5 ईयर्स या 40 ईयर्स द प्लस, आपको क्या लगता है ये तजर्बा कामयाब रहा है कि ताजर क्लास जो है वो इस मुल्क को आकर चलाए और बिजनेस करे यहाँ पे, और वो जो ज़मींदार थे लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी उसको पीछे किया जाए? हाउ डू यू व्यू दैट? क्योंकि आप खुद बिजनेसमैन भी आपके दोस्त हैं, आपकी पार्टी में भी हैं, खुद भी आप ज़मींदार हैं, आप इसको बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। आपका क्या व्यू है, ये तजर्बा कामयाब रहा है कि ताजरों को हुकूमत दे दी जाए? सर, ये ताजर की हुकूमत जो थी ज़ियाउल हक साहब की इजाद है, उनके साथ जनरल जिलानी मरहूम की भी काविश थी, वो ISI के हेड भी थे, उनके यहाँ ये तजर्बा किया गया और अब लोगों पर मुनहसर है कि वो इस तजर्बे को कामयाब समझते हैं या नहीं कामयाब समझते। ये तो लोगों की एक है ना जनाब, मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ कि आया ये इसके अंदर मुल्क को फायदा हुआ या उन लोगों को फायदा हुआ जिन लोगों को उन्होंने ताजर को आगे लाकर उन्होंने उनकी हुकूमतों को सराहा और फिर उस हुकूमत ने आया लोगों को कोई तालीम और कोई सबक सिखाया, और क्या उन लोगों को कोई अच्छाई की तरफ लेके गए या उनको ऐसी चीजें सिखाई जो कि मायूब समझी जाती हैं लोगों में और सोसाइटी में? आया वो मायूब किस्म की चीजें परवान चढ़ी या उनकी कदरें बढ़ी? जबकि कदरें ये हैं कि अगर आपके अखलाक में फायदा हुआ हो, आपके जहानत में फायदा हुआ हो, आप उन चीजों पे अगर कोई चीज आप वाकई एक मुल्क में राइज कर जाएं तो वो तो आपकी प्लस शमाल होगा ना। और अगर आप कल्चर खराब करके जाएं और बाजार गर्म हो बेईमानी का और लोगों के और इदारों के मसलों में आप अच्छाई ना करें तो वो मुल्क उससे तरक्की नहीं करता। मैं सर इसलिए तो पूछा मैंने, डिपेंड करता है जनाब, लोग अगर वोट देते हैं बार बार वोट देते हैं तो वो सही होंगे उनके। मेरे ख्याल में तो ये कदरें हमारी जो है इनमें पस्ती हुई है, इनमें कोई अच्छाई नहीं हुई। नहीं, मैं आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया। मैं इसलिए इस बैकग्राउंड में पूछ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जो थी, जो जरदारी साहब का आज इंटरव्यू में देख रहा था, सारा आपने भी किया होगा, ये मजदूरों की पार्टी थी, ये किसानों की पार्टी थी, ये गरीबों की पार्टी थी। और उसके बाद हमने देखा कि इस वक्त ये जरदारी साहब खुद मिलों के मालिक हैं, माशाल्लाह, बहुत सारी, एक नहीं कई मिलों हैं उनके मालिक हैं। वो सिंध में शिकायतें आती थी कि माजी में इल्ज़ामात लगते थे, सामने रिपोर्ट्स भी आई थी कि पुलिस को यूज़ किया जाता था कि ये गन्ने के ये जो हैं आपके ट्रैक्टर ये ट्रालियाँ जो हैं ये फ़लाँ मिलों को जाने के बजाय जो इनकी जरदारी साहब की मिलें उनको जाएगी, पुलिस की मदद से लेते थे। और वो जो आए थे वर्कर्स के लिए, मजदूर के लिए, उसके ये मफादात किसान के प्रोटेक्ट करने के लिए, अल्टीमेटली वो इंडस्ट्रियलिस्ट खुद बन बैठे। इसी तरह हमने देखा मियाँ साहब को देखा, एक से इनके दो से 30, अब देखें इनकी पूरी मिलें हर जगह पे आपको नज़र आती हैं। सो मैं इसी तनाज़ुर में पूछ रहा था कि ये सारी ये जो आपकी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी वो तो सारी वो रिडेंडेंट हो गई है। अब बिजनेसमैन है, वो खुद ही वज़ीर आज़म है, खुद वज़ीर ख़जाना है, वही कॉमर्स मिनिस्टर हैं, ट्रेड मिनिस्टर हैं, वो गवर्नर स्टेट बैंक लगाते हैं, वही FPR चेयरमैन लगाते हैं, वो DGFA वही लगते हैं, SCCP कंपटीशन कमीशन रेगुलेटर जिन्होंने इनको रेगुलेट करना है, इनके बिजनेस को सारे के सारे वो खुद लगाते हैं। और उसके बाद भी आवाम जो है उनके लिए सर फड़वाते हैं, सर लड़ते हैं, जलसे देखें, जलूस देखें, जिंदाबाद, उनका लीडर, मेरा लीडर, आपका लीडर। तो आपने कहा आवाम बड़े मासूम है, आवाम तो हर जलसे में होते हैं सर, ये तमाम चीज़ें देखने के बावजूद। तो बहुत सारे आपके सवालात के बहुत सारे जहन में मेरे इमीडिएटली कई नाम मेरे जहन में घूम गए। ले दें सर, ले दें नाम। उसमें कई लोग, नवाब नसरुल्लाह खान याद आ गए, सोहरावर्दी साहब याद आ गए, दौलताना साहब याद आ गए, मोहम्मद चौधरी मोहम्मद अली साहब याद आ गए, इसी तरह सिंध में खोड़ू साहबान याद आ गए, और बहुत सारे हमारे फ्रंटियर के रेड शर्ट्स जिनको कहते थे, वली खान के बुजुर्ग, वो याद आए। और इन लोगों के आप देखें, इनका उठना बैठना देखें, इनकी मशरकी पाकिस्तान के भी सर देखें, आप मशरकी पाकिस्तान के कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या कदरें वो पीछे छोड़ के गए और क्या असासे वो छोड़ के गए।
और आजकल की जो कदरें हैं वो उनकी पस्तगी आपके सामने है, और असासों का जो अंबार लगा है वो भी आपके सामने है। आप खुद इसका अवाम जो है ना, जब तक ये चीजों को नहीं समझेंगे या इनको नहीं, मैं खान साहब आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी फॉर माय इंटरप्शन सर, अपॉलॉजीज। मैंने 2 हफ्ते पहले स्टोरीज ब्रेक की थी, असासे ब्यूरो, ये जो इस वक्त वजीर हैं इस वक्त इस निगरान हुकूमत में, जो ब्यूरोक्रेट से 17 ग्रेड में भर्ती हुए थे, किसी के वाले साहब वहाँ पे अक्सियन रिटायर हुए, किसी के स्कूल टीचर रिटायर हुए, उनकी प्रॉपर्टीज़ की मैंने डिटेल दी है। 22वें ग्रेड में आप जो रिटायर होकर मिनिस्टर लगे हुए हैं, अरबपति बन चुके हैं, उसके मुकाबले तो सियासतदान की मैटर ही नहीं करते सर। आपका ब्यूरोक्रेट जो 17 ग्रेड से शुरू करते 22वें तक गया रिटायर होके, वो अरबपति है सर। ये हमने अपने शो में ये चीज़ें ब्रेक की हुई हैं सर। आप तो ब्यूरोक्रेट बहुत आगे निकल गए हैं, आप किसका रोना रो रहे हैं सर? सियासतदान बेचारा तो पीछे रह गया है। जी ये सियासतदान जो थे जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिनके अब आप इंटरिम गवर्नमेंट के बंदों का नाम ले रहे हैं, ये तो सियासतदान नहीं है जनाब। ब्यूरोक्रेट की बात कर रहा हूं। ये तो टेक्नोक्रेट मतलब है कि एक सियासत या इनके जो ताल्लुकात हैं उनको इस्तेमाल करके आए हैं। इनका तो सियासत का तो है कि लोगों के साथ राब्ता और लोगों सर, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, असासों की बात कर रहा हूँ खकवानी साहब, मैं सियासी बात नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूँ जो ब्यूरोक्रेट जो रिटायर हुए थे 22वें ग्रेड में, इस वक्त मिनिस्टर हैं ये निगरान हुकूमत में, ब्यूरोक्रेट्स मैं उनकी बात करूँ, CSS करके DMG वाले सर, उनके अरबों रुपए के असासे हैं, दर्जनों कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, रेजिडेंशियल हैं, बैंकों में करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। तो बात तो सर मतलब ये तो सामने नहीं आता ब्यूरोक्रेट, उनके असासे हमने देखे, आंखें खुल गई सर। आपने तो मेरे से मौजना कराया था एक लैंडेड अपना उन लोगों का और जो सियासत करते हैं और वो उन लोगों का जो के कारोबारी लोग आकर यहाँ सियासत करते हैं। मैं तो उनका मौजना कर रहा था। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो जिन्होंने ये काम किया है वो तो माशाल्लाह वो तो पूरे पाकिस्तान के अंदर, फिर उनकी जिंदगी बड़ी लंबी है, उनकी 30-40 साल की तो सर्विस है जनाब। 20 साल 25 साल की तो उम्र में वो अफसर बनते हैं और फिर 60 साल 65 साल तक उनकी चलता रहता है। तो उनकी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ जो है पॉलिटिकल अपना हुकूमत के अंदर जो उन्होंने चीजें जमा की, उनकी जिंदगी लंबी है। और वो अपना हमारे जो सियासतदान है उनकी तो जिंदगी में एक दफा कोई वो इलेक्शन जीत गए या 2 दफा जीत गए, वो 4-5 साल के अंदर तो उनको काम सीखना भी इतना नहीं आता जितना कि सियासत ब्यूरोक्रेट सीख जाते हैं। और फिर इनकी आपस में एक ताल्लुक होता है कि जो कराची में एक बैठा होता है ब्यूरोक्रेट, वो जो पेशावर में, तो उनके आपस में बड़े जबरदस्त किस्म के मरासिम होते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सर थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं गुफ्तगू को, करता है एक दूसरे की। खान साहब थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, और भी कुछ अहम चीजें हैं। आज जरदारी साहब ने सर इंकशाफ किया बहुत बड़ा कि इमरान खान साहब जो हैं, जब इनके खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद हो रही थी, वैसे तो खान साहब कह रहे थे, वो उन्होंने याद है आपको, उन्होंने वो निशाना बनाया था कि मेरे टारगेट पे इस वक्त ये जरदारी और नवाज शरीफ साहब दोनों इकट्ठे आ गए। अब वो इंकशाफ कर रहे हैं जी, अपनी हुकूमत बचाने के लिए खान साहब ने हमसे तामन मांग लिया था कि आप आएँ और हुकूमत में वजारतें वगैरह लें और मेरी हुकूमत बचाएँ। डू यू बिलीव इन इट के वाकई इमरान खान साहब, वो तो जरदारी साहब हो, बिलावल हो, उनको तो कुछ समझते नहीं थे, उनको तो अपने वो जलसों में रगड़ देते थे, वो तो इनके खिलाफ थे। वाकई उन्होंने ऑफर की होगी जरदारी साहब को, या जरदारी साहब ने ऐसे ही एक चौका छक्का छोड़ दिया है कि खान साहब तो जेल में है, कहाँ से बेचारे इसकी वजाहतें करेंगे, या इनकार या वो अपने इमरान खान साहब ने अपनी ज़ात और उसको परवान चढ़ाने के लिए तो बहुत सारे कंप्रोमाइजेस किए हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। उन्होंने अब आप बताएं कि ये चौधरी शबान के बारे में क्या कहते थे, तो परवेज इलाही साहब उनके सदर हैं पार्टी के या नहीं है? वो है तो नवाज शरीफ साहब के साथ या जरदारी साहब के साथ क्यों नहीं ऐसी बात हो सकती, जब वो उनको अपने साथ मिलाकर तो उनको नीचे दिखाना था ना। अगर जरदारी साहब को की पार्टी को अपने साथ मिला के 4 सीटें कैबिनेट में देते तो सिर किसका नगू हो रहा था, वो तो पीपल पार्टी का हो रहा था, तो इमरान खान का तो नहीं हो रहा था। वो तो एक्सपोज कर रहे थे इनको, मगर आगे से वो समझदार थे, उनके साथ नहीं मिले। और दूसरा ये था कि वो अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करने के चक्कर में होंगे कि जी मेरी हुकूमत मुस्तहकम हो
और मैं अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मैं लगा के जाऊं और वो मेरे साथ हो और मैं उसको लगाऊं, ताकि मेरी आगे 5 साल, वो खुद कहते रहे कि मेरे अगले 10 साल भी मेरे सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं ये काम कर गया तो वो मेरे जो बंदे मेरे साथ ताल्लुक में हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट चीफ आर्मी स्टाफ वो बनेंगे। तो लिहाजा वो तो उस अपने आप पैराए में अपने आप को अगले 10 साल देख रहे थे। उनको क्या पता था कि अंदर से अपनी पार्टी के अंदर से 20 आदमी खड़े हो गए उनके खिलाफ। आज तक हुकूमत में किसी खड़े हो गए थे या खान साहब अपने लोग मुखालफत नहीं करते? खान साहब ये खड़े हो गए थे या आपका और जहांगीर तरीन साहब का इनका भी पीछे कोई हाथ था? क्योंकि मोस्टली तो वो लोग थे आजाद वगैरह जिनको आप और ये जहांगीर तरीन साहब जो है ना वो पार्टी में लाए थे। पहले तो देखिए ना, पहले जो नंबर्स है ना जनाब, उनका तो नून लीग के और मौलाना फजल रहमान के और बाकी लोगों के जो नंबर्स थे और फिर MQM के भी नंबर से वो लोग उनका वो काफी सारा हिसाब था पार्लियामेंट के अंदर। हमारे साथ जो दोस्त खड़े हुए वो तो इसलिए खड़े हुए कि उनकी अपनी भी नाराजगियां थी और वो हमारे भी साथ उनकी हमदर्दियां थी कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो लिहाजा ये 20 आदमी तो नहीं पूरी हुकूमत गिरा सकते थे, मगर उनको ये एहसास, देखें उनके साथ MQM वाले भी खुश नहीं थे, उनके साथ मैंगल छपान भी खुश नहीं थे, उनके साथ जो आजाद लोग आए थे उनमें से एक आदमी मेरे घर आया, मेरा बड़ा उनके साथ ताल्लुक है। मैंने कहा भाई साहब आपने क्यों इमरान खान को छोड़ा? उसने कहा जी मैंने 3 साल उनके साथ फिरता रहा हूं, मेरा तो वो नाम तक नहीं जानते, हालांकि मैं उनकी पार्टी में हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आप किसी को इज्जत ना दें, उनके साथ काम ना करें, तो और समझें कि क्योंकि मेरा एक नाम आप भूल गए खान साहब, वो मुझे संभालेंगे। खान साहब किसी की परवाह नहीं करते थे। आप जब ये कह रहे हैं कि अपना घर पहले ठीक करना होता है, अपने घर के अंदर कोई शीशे नहीं निकलने चाहिए। आप अपने घर में मजबूत होंगे तो अगले आपकी इज्जत करेंगे। अच्छा खान साहब, तो अपने घर वालों की इज्जत ही नहीं करते थे, लिहाजा वो फिर चढ़ गए उनके हाथों पे जिन्होंने फिर उनको उतार दिया। अच्छा खान साहब, आपने इतने नाम गिनवाए जो ठीक होंगे कि फलां भी नाराज था, वो भी नाराज था, मैंगल भी नाराज थे, MQM भी थी, बाप भी, चचा भी, मामा भी, फुफ्फे, सारे नाराज थे। मान लिया एक नाम आप भूल गए जो असल नाराज थे, जिसकी वजह से सारे नाराज हुए, वो जनरल बाजवा साहब थे। जनरल बाजवा साहब के साथ रिलेशनशिप खराब हुए तो सारे नाराज हुए ना सर। उनका नाम नहीं लिया आपने जो असल चीज। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक आदमी रिटायर हो गया, उसको वो तारीख में तो सारा, मेरी बात तो सुनिए ना। हाँ। उन्होंने इमरान खान के साथ मिलके उनकी इमदाद की, ये समझते हुए कि यार ये बाकी लोगों से कदरे बेहतर हैं, अच्छे हैं, ये अपना काम करेंगे, क्योंकि उनका बयानिया तो बहुत अच्छा था ना। वो हर करप्शन के खिलाफ थे, मेरिट की बात करते थे, ईमानदारी की बात करते थे। उसके अंदर तो कोई बंदा उनके साथ मुखालिफ नहीं कर सकता। ये पता है खान साहब, ये कौन सा लीडर है जो मेरिट की बात नहीं करता, ईमानदारी की, गुड गवर्नेंस सारे बात करते हैं नंबर 1। दूसरे अगर जनरल बाजवा साहब कर भी रहे थे कि इमरान खान साहब बड़े ईमानदार हैं, बड़े मेरिट ओरिएंटेड हैं सर। एक थोड़ा सा फर्क, छोटा सा सवाल सर, तो इमरान खान साहब मैं इसकी आपको जवाब तो दे दूं ना। मैं एक सेकंड जी सर, मेरा एक इसमें गुजारिश सुन लें कि जो लोगों ने ये बातें अगर गलत की हैं, उनका किरदार और अमल में फर्क था, तो वो तो उन्होंने 2-3 दफा हुकूमतें कर ली थी, तो नजर आ गया। इमरान खान ने तो अभी तक कोई हुकूमत नहीं की थी, लिहाजा उनकी बात पे लोगों ने इतबार कर लिया। अच्छा मैं ये कह रहा था सर, आपने मान लिया जी कि बाजवा साहब को बिल्कुल वो था कि खान साहब बड़े अच्छे हैं, हैंडसम हैं, वो क्रिकेटर हैं, बड़ी उनके साथ बहुत सारे अचीवमेंट्स अटैच हैं और फाइनेंशियली तौर पर जैसे आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बाकी सारे करप्ट, फेयर इनफ। लेकिन खान साहब भी तो कह सकते हैं ना, ये सारा काम जितना मेला रचाया गया था ये इसलिए रचाया गया था कि जनरल बाजवा साहब ने अपनी एक्सटेंशन लेनी थी और जनरल फैज साहब ने बाद में आर्मी चीफ बनना था। सो दैट वाज द रीजन कि वो दोनों जनरल जो है उनको सपोर्ट कर रहे थे। खान साहब तो कह सकते हैं कि ये कौन सा जनाब, ये फ्री लंच तो नहीं था ना, इस हाथ दे उस हाथ ले, ये तो नकद सौदेबाजी हो रही थी सर। तो इसमें कौन सा एहसान है अगर वो लेकर आए थे 2018 में, उसका बदला लिया उन्होंने 2019 में उन्होंने एक्सटेंशन ली जनरल बाजवा साहब ने। तो ये खान साहब को ये तो नहीं कह सकते कि उनको वही लाए थे, वो तो अपने मकसद के लिए लाए थे सर। नहीं, वो देखें, जब आप 2 बंदों के दरमियान उनकी चॉइस करनी होती है तो आपने उनकी कोई फायदे तो देख के उनको सपोर्ट करते हैं ना जनाब। अच्छा, वो इसके अंदर कोई ये तो नहीं कह सकता कि फौज के आर्मी चीफ का कोई किरदार नहीं है। किरदार तो उनका होता है जो कि नहीं होना चाहिए। किरदार उनका आ गया है क्योंकि उनके पास लोग खुद जाकर मिन्नत करते हैं कि आप हमारी इमदाद करें। इमरान खान साहब ने भी उनकी मिन्नत की
और बाकी जमातों के लीडरान भी सब उनसे जाके अपने अपने वक्त में उनसे जाके मुआवनत मांगते रहे। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि कौन कौन हजरात थे जिन्होंने जाकर उनसे अलहदा मीटिंगें की और उनसे मिन्नत समाजत करके उनको आगे लेके आए, उनके साथ उन्होंने हुकूमतें बनाई, और एक दफा नहीं कई दफा बनाई उन्होंने। तो इस तरह एक दूसरे के साथ अखलाक, और उनकी भी वजूहात हो जाते हैं, वो किसी से नाराज हो जाते हैं और उनको पता लगता है कि ये हुकूमत सही तरह नहीं चल रही, मुल्क का फायदा नहीं है, तो उसके अंदर फिर उनका अमल दखल आ जाता है। तो वो अगर अमल दखल आ गया है तो फिर आपने भी तो उनके साथ निभाना है ना। अच्छा सर, आजकल चलना है। आजकल मलिक रियाज साहब के इंटरव्यू की बड़ी बात गश्त है सर यहाँ पे शहर में, कि वो कोई इमरान खान साहब के हवाले से, बुशरा साहबा के हवाले से, साकिब निसार साहब के हवाले से, बल्कि उस वक्त के वो 2014 में जो DGISI थे उस वक्त ज़हीरुल इस्लाम साहब, धरने में क्या रोल, तो बड़ी आजकल गूंज है कि उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड होगी और किसी वक्त वो बम शेल जो है ना ड्रॉप होगा। सो व्हाट इज़ योर टेक? खान साहब तो कहते थे कि मलिक रियाज हर एक को वो काना कर लेते हैं, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा था, तो जिससे लगता था कि खान साहब तो बिल्कुल ये मलिक रियाज के करीब ही नहीं फटकेंगे, कभी नहीं जाएंगे। अब ये पता चला है कि सबसे ज्यादा वो जो तो गलत कहते थे, गलत कहते हैं। इमरान खान साहब हर बंदे के जिसको बारे में खिलाफ बात करते थे उनके साथ मिल के काम भी करते रहे, उनके साथ चीजें भी उनसे लेते रहे, उनको चीजें देती भी रहे। वो इस किस्म का उनका दो जू माने किस्म की उनकी बातें थी। कई जगह पे कहते कुछ थे, असल में अमल में कुछ थे। अब ये देखे ना, सारे कहते हैं कि जी हमारी पार्टी जो है बिल्कुल खानदानी पार्टी नहीं होगी, ये नहीं होगा, बिल्कुल इंसाफ से बनेंगे, अपने मेरिट पे आएंगे। आजकल इमरान खान अपनी हमशीरा को आगे कर रहे हैं कि जी मेरी जानिशीन और वो बनेगी या मेरे स्पोक्स पर्सन वो है, और बाकी पार्टी के अंदर जितने लोग हैं वो कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है उनके अंदर से। तो क्वेश्चन ये है, आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, खान साहब का फर्क है। आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि विद इन इतने डेज जो है ना इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए PTI। तो लगता है आपको कि खान साहब अलीमा खान साहिबा को या बुशरा बेगम साहिबा को वो कैंडिडेट के तौर पर पार्टी में लाएंगे कि, क्योंकि खुद तो वो जेल में बैठे हैं और हो सकता है डिस्क्वालीफाई हो जाए? मैं अर्ज करूं, वो एक तो मैं आपको अर्ज करूं, मेरा थोड़ा सा तजर्बा है PTI के अंदर पार्टी इलेक्शन कराने का। जी सर। मैंने 2018 का जो इलेक्शन पार्टी का कराया उसमें मेरा काफी अमल दखल था, और आजम सवाती साहब को जब इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया पार्टी का, उनको भी पता है कि हमने क्या कुछ किया और क्या कुछ नहीं किया। वो अपनी जगह पर है। आपने अच्छा किया बुरा किया? खान से बड़ा जुबानी बात कर रहे हैं, आपने क्या किया? RTS तो नहीं बिठा दिया था इंटर पार्टी इलेक्शन में? बस ऐसे ही समझे कि वो ऐसे ही हो गया था। तो क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन तो अभी भी हो सकता है। मैं तो बात कर रहा हूँ कि ये इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है ना, ये पार्टी अभी भी इलेक्शन करा सकती है 20 दिन में। अच्छा। मैंने आज दुनिया TV पे शामी साहब को भी बताया और गनी साहब को भी बताया कि इलेक्शन हो सकता है 20 दिन के अंदर, कोई पार्टी का कोई मसला नहीं है। और वो दूसरा, इमरान खान साहब अभी डिस्क्वालीफाइड नहीं हुए, जो आप उनको कह रहे हैं कि उनकी जगह पर उनका कोई और आ जाएगा। उनका मैं सिर्फ कह रहा हूं कि उन्होंने अपनी हमशीरा को स्पोक्स पर्सन बनाया हुआ है, और अगर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है तो वो थोड़े दिन के लिए होगी, फिर अदालतें पड़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट तक केस जाएगा, उनको कोई मसला नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन का। इस वक्त उनको कोई मसला नहीं है। वो इलेक्शन जेल में भी बैठ के इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। और पार्टी भी उनकी कायम रहेगी और पार्टी के अंदर इलेक्शन भी हो जाएगा, जिसकी वजह से आज इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ एक जजमेंट दी है। सर एक बात बताएं खान साहब, आप बड़े पुरुमीद हैं, बड़ा अच्छा लगा मेरा ख्याल PTI के हामी आपकी गुफ्तगू सुनकर थोड़ी सी उम्मीद जागी होगी हमारे दिल में जागी है। नहीं बात सुने, मैं जो बात ईमानदारी होती है वो किसी के हक में जाए, आई नो बुरा माने, मैं उनके खुश करने के लिए बात नहीं करता। लास्टली बात है वो करता हूँ। लास्टली सर, इस वक्त खुद खान साहब जेल में हैं, पार्टी के वैस आपके बड़े करीबी दोस्त शाह कुरैशी साहब जेल में, आप मिलने भी नहीं गए उनसे, जैसे आपको जाना चाहिए था आप और ये तरीन साहब को। फवाद चौधरी साहब भी जेल में हैं, वहाँ पे उस पार्टी के प्रेसिडेंट जो सदर साहब हैं, परवेज अली साहब भी जेल में हैं। तो इलेक्शन कौन और कैसे लड़ेंगे, किधर ये कैसे होगा? सारी पार्टी तो जेल में है, या बेचारे वो मफरूर हैं, बाज ने अपनी पार्टियां बदल ली हैं। असद उमर साहब थे, वो पार्टी छोड़ के वो भाग गए हैं पतली गली से। तो कौन लड़ेगा इलेक्शन, कैसे होंगे सर ये?
अब आपने टेक्निकल बात की। मेरा ख्याल ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद हमें टेक्निकल बात बताइएगा जरा, थोड़ी ब्रेक लेनी है मेरा ख्याल है। ब्रेक लेकर और डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। इसाक खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले क्लास साहब कुछ पूछना चाह रहे थे। जी क्लास साहब। मेरा ख्याल सवाल सुन लिया था सर जी उन्होंने। मैंने कहा जनाब खान साहब जेल में है, पार्टी के वो चेयरमैन जेल में है, वाइस चेयरमैन आपके बड़े करीबी जो शामुद कुरैशी साहब जेल में, जिनको आप मिलने भी नहीं गए, जाना चाहिए था आपको। उस फवाद चौधरी साहब भी वहीं पे हैं, वो खैर आपकी पार्टी के थे, पता नहीं अब रहे हैं या नहीं रहे। तो उसके बाद परवेज इलाही साहब जो उसके वो सदर थे वो जेल में हैं। उसके बाद असद उमर साहब वैसे वो पार्टी छोड़ के वो पतली गली से निकल गए हैं सर। आधी से ज़्यादा बेचारे पार्टी के लोगों पे FIRs हैं, वो उसमें इश्तिहारी हैं, भागे हुए हैं, अंडरग्राउंड हैं, बाकी ने पॉलिटिक्स छोड़ दी है, इंटरव्यूज़ आ गए। तो ये कौन इलेक्शन लड़ेगा, कैसे होंगे? आप कहते हैं कि जनाब के नहीं जनाब सब कुछ ठीक हो जाएगा सर। नहीं मैं आपको अब आप कर ली बात। अब मेरी गुजारिश सुने टेक्निकल। जी जितने हजरातों के आप नाम ले रहे हैं, ये अगर इमरान खान इनको कोई ओहदा देकर कहें कि ये मेरे कैंडिडेट होंगे, तो वो सारे उनके कैंडिडेट जो हैं वो बन जाएंगे उन ओहदों पे जिन पे वो फाइज करेंगे उनको। वो अपने लिए कहेंगे कि मैं चेयरमैन हूँ पार्टी का, तो इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा कि नहीं, वो इलेक्शन कमीशन कहेगा कि जी जब तक देखिए सजा की पूरी चीजें अमल में नहीं आ जाती सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक, उस वक्त तक सारे हजरात इलेक्शन लड़ सकते हैं भाई साहब। और तमाम लोगों के जो ओहदे इमरान खान साहब तजवीज करेंगे उसको तायीद होगी और कोई उनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेगा। अब गुजारिश सुन लें, ये हमने एक तजर्बा करके देखा हुआ है 2018 में। जरा तफसील बता दें। वैसे 2018 वाले बार बार बता रहे हैं लेकिन थोड़े से शर्मा रहे हैं, पूरा बता ही दें आपने कैसे इलेक्शन कराए थे और कैसे RTS बिठाया था, जरा बता दें सर। आज बता मैं तो आपको अगला इलेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, आप पिछले इलेक्शन की बात वहां से हमें पता चलेगा, माजी इज गाइडेंस टू द फ्यूचर कि अगला क्या होने वाला। जरा वो वाला पहले बता दें 2018 का आपने RTS सिस्टम ये कैसे बिठाया था PTA के इलेक्शन में। हमने कहा कि इलेक्शन की एक रिक्वायरमेंट है, इसके इलेक्शन कमीशन में जाने के लिए तमाम ओहदेदारों की लिस्ट देनी पड़ती है और उसके अंदर ये दिखाना पड़ता है कि जी हमारी पार्टी के अंदर इलेक्शन हुआ है जी। ये चीजें हमने कहा ये ये अमल पूरा किया जाए ताकि ये रिक्वायरमेंट मीट की जाए। तो उसमें हमने कहा कि ये अपना सवाती साहब को कि ये बन जाए इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर लोगों से मांग ले अपने अपने रिक्वायरमेंट के लिए आप कौन कौन सा ओहदा लड़ना चाहते हैं। तो इमरान खान ने कहा मैं चेयरमैन का लड़ूंगा, तो उन्होंने एक बंदा उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है चेयरमैन का। तो एक सेक्रेटरी जनरल खड़ा हो गया इमरान खान के अप्रूवल से, एक बंदा उन्होंने ऐसे कोई नामवर नहीं था, कोई ऐसा बंदा उसको वहां खड़ा कर दिया। इस तरह पूरा का पूरा पैनल जनूबी पंजाब का सदर मुझे बना दिया। मेरे ऑन अब्बास को कहा कि आप इनके मुकाबले में खड़े हो जाएं, वो मुकाबले में। इसी तरह सेंट्रल पंजाब में अलीम खान को खड़ा कर दिया, उसके मुकाबले में एक बंदा खड़ा। सबकी लिस्ट बन गई और वो दे दी गई लिस्ट, और आगे उनके मध्य मुकाबलों की भी खुद अप्रूव करके लिस्ट दे दी। और मैंने एक बड़े जिम्मेदार बंदे को इलेक्शन कमीशन में ये कागज दिया उनको, देखे कि जी ये हमारे तरीका था, हमने इलेक्शन कराया था। और इलेक्शन के अंदर जो भी रिजल्ट आया वो सिर्फ और सिर्फ समाती साहब ने डिक्लेयर किया कि ये इलेक्शन आया है और इतने इतने वोट पड़ गए और ये सारे इलेक्ट हो गए और ये अगला जो पैनल है सारा का सारा हार गया। मतलब ये कागजी कार्रवाई थी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इट वाज जस्ट ऑन पेपर्स, नथिंग ऑन ग्राउंड। मतलब ये जमहूरियत की बात नथिंग। अच्छा वो सिर्फ बात सुने। अब आपको पहले एक चीज ईमानदारी से एक चीज सही अर्ज कर रहा हूँ, आप उसको समझे। उन्होंने वो लिस्ट जो थी जो समाती साहब ने तैयार की वही उसके साथ आगे लगे हुए थे कि इतने हजार वोट फुराने को पड़े, इतने हजार वोट फुराने, और वो जो हजारों की तादाद थी वो सिर्फ कंप्यूटर तक थी है। और वो जनाब कंप्यूटर, आप ये कह रहे हैं कि आप जो PTI पंजाब के सदर बने थे, बाकी को छोड़ दें, आप जो बने थे खकवानी साहब जनूबी पंजाब के, बीइंग सच एन ऑनरेबल मैन, इंटेग्रिटी वाले, करैक्टर वाले बड़ी, तो आपने भी ये रिजल्ट कबूल कर लिया था नोइंगली कि मुझे हजारों के वोट कंप्यूटर में पड़े हैं। इवन देन यू एक्सेप्टेड द
ऑफिस ऑफ साउथ पंजाब पीटीआई, आपको तो नहीं लेना चाहिए था एहतजाज, जिनके हजारों वोट किधर है? बात तो सुने आपसे गलत हो सकता है। बात ये है जो मैं मान रहा हूँ, मैंने तो आपको खुद बताया जी एग्जैक्टली सर, जी ये रिक्वायरमेंट है इलेक्शन कमीशन की, जो आज भी उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि इलेक्शन नहीं हुआ, आप इलेक्शन कराएं, आपको 20 दिन देते हैं। आप बताएं पूरे पाकिस्तान में 20 दिन में इलेक्शन हो सकता है? आपको जानबूझ के ट्रिक किया गया इसको, जैसा आगे से सवाल होगा उसी तरीके से जवाब बनाया जाता है। मतलब इसी तरह आप समझते इसी तरह चीजें हो जाएंगी कि जैसे आप लोग कंप्यूटर पे आपको हजारों वोट डाल गए थे। जी हाँ, अच्छा एक बात पता है खान साहब, अगर ये काम आप कर रहे थे सारा, जो आपसे मुराद इलेक्शन कमिश्नर ने किया ना, आजम सवाती साहब ने किया होगा, आपको तो बता दिया कि खान साहब जी मुबारक हो, हजारों वोट आपको पड़ गए कंप्यूटर पे। हाँ जी कंप्यूटर जी लॉक कर दो, जो वो अमिताभ बच्चन वाला जो करोड़पति वाला, मतलब आपका भी यही काम हुआ है कि लॉक करो कंप्यूटर जी। मुझे ये बताया अगर सारे काम कंप्यूटर पे हो रहे थे, फिर आप लोगों को 2013 के इलेक्शन रिजल्ट पे क्यों मसले थे? अगर उन्होंने आरटीएस बिठा के रिजल्ट मर्जी के बना लिए थे, आपने भी वही काम कर लिया पार्टी के अंदर सर, तो फिर पार्टी बात सुने, ये हमारा एक असूली एक चीज है कि पार्टी शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इट्स इलेक्टोरेट। जो पार्टी के अंदर लोग उनके पार्टी के ओहदेदारान हैं वो किसी को नॉमिनेट करें। किसी एक आदमी ने, ओहदेदार ने, पूरा ऊपर से चेयरमैन से लेकर नीचे वर्कर तक एक आदमी ने ना उसके ऊपर एतराज किया, न किसी ने कहा। जो कुछ चेयरमैन ने कहा सब ने आमन्ना की और उसके ऊपर कह दिया कि ये डिक्टेटरशिप है ना, ये तो फिर जनरल जिया वे ऑफ जमहूरियत है, जनरल मुशर्रफ वे ऑफ जमहूरियत है, या प्यूटिन स्टाइल है सर। खान साहब को कह रहे हैं कि ये मेरे स्पोक्स पर्सन है, ये फिर किसने? मैंने बनाया उनको। ये शाह महमूद को जो वाइस चेयरमैन का बनाया, ये मैंने बनाया उनको। ये सारा कुछ जो पार्टी हेड होता है वो जिसको नॉमिनेट करे, क्योंकि उनके साथ यहाँ पर कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो सिवाय जमात इस्लामी के जो कोई वोट कराती हो। कोई लोग उसको वोट नहीं डालते, मतलब जो पार्टी सारा डेमोक्रेटिक कल्चर के जरिए जमात इस्लामी सारा कुछ करती है, वो लोग उसको वोट नहीं देते। जो कागजी कार्रवाइयां करते हैं, नॉमिनेशन करते हैं, यहाँ भी ये कुछ हो रहा है नवाज लीग में, पार्टी लोग उनके साथ हैं। आप क्या करें बताएं? तो लोगों का तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता सर जी, अगर ये वाले हालात हैं। यही है कि जब तक असूली तौर पे शख्सी चीजें खत्म नहीं होंगी और घर अपने घर से बाहर ओहदे नहीं दिए जाएंगे और रोटेटरी हुकूमत अपना पार्टियों के अंदर लीडरशिप नहीं आएगी, आपका निजाम इसी तरीके से मतलब खान साहब फिर ऐसी ना समझिए, मतलब खान साहब फिर ऐसी ना समझिए, जो आप ये शरायत बता रहे हैं ना, फिर ना समझिए। कोई मेरा ख्याल है कुछ 2-4 सवाल कोई जरदारी साहब पे, कोई रबिया के पास है, मेरी आपकी गुफ्तगू लंबी हुई। जी रबिया जी खान साहब, मैं थोड़ा सा पूछना चाह रही थी, जरदारी साहब के बीच में डिस्कशन बहुत जगह पे और निकल गई, लेकिन जो 2-3 अहम बातें उन्होंने की, एक तो थोड़ा सा जो फर्क उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन में, ये फर्क कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का चेयरमैन हूं और बिलावल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। ये पीपल्स पार्टी के अंदर कोई डिवाइड मौजूद है, कोई 2 अलग-अलग पार्टीज हैं, अलग-अलग नजरियात है, क्या चक्कर है? ये 2002 के बाद बनाई गई थी, मेरा ख्याल रबिया को बैकग्राउंड इज देयर बट पुटिंग इट ऑन द फ्रंट। जी वो पार्लियामेंटेरियन पार्टी बनी थी ना, वो 18-20 आदमी जो पार्टी छोड़कर आए थे, वो उन्होंने अपने आप को पार्टी पार्लियामेंटेरियन इसलिए रखा कि वो अपनी सीटें जिस पे इलेक्शन लड़ के आए थे उनको बरकरार रखना चाहते थे, लिहाजा वो पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन बन गई। तो जो दूसरी पार्टी थी वो पीपल पार्टी रही, जो कि अपोजिशन में हुकूमत में मुशर्रफ साहब के खिलाफ बैठे रहे, और पार्लियामेंटेरियन जो थे वो हुकूमत के हिस्सा बन गए और वो उन्होंने वजारतें भी ले ली और 19-20 आदमी थे। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मेरा ख्याल है, नो ऑफेंसेस प्लीज, ये वजह नहीं थी उसमें। बेनजीर भुट्टो साहबा शी वाज आउट ऑफ पाकिस्तान, ये 2002 की बात है। इलेक्शन लॉज के तहत इनको नई पार्टी रजिस्टर करानी थी, एक की बेनजीर भुट्टो रह गई थी, दूसरे के अमीन फ़हीम साहब को इन्होंने इलेक्शन कमीशन के, अगर मुझे सही मेमोरी सर्विंग मी राइट, तो पीपल्स पार्टी ने ये 2 बनाए। पेट्रियाटिक तो एक अलहदा पार्टी थी, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था, दैट वाज अ डिफरेंट पार्टी, वो जिसको फैसल साले याद साहब एंड दीगर कंपनी वो हेड कर रहे थे। ये पीपल्स पार्टी के अंदर ही 2 पार्टीज बनाई गई थी, वो शायद अभी भी एग्जिस्ट करते, जिसको एक जरदारी साहब कह रहे हैं और दूसरे
वो बिलावल को कह रहे हैं। अगर मुझे 20 साल पहले के मुझे इसकी मैकेनिक्स का नहीं पता, इसी तरह कुछ हमने फिर बाद में कभी पार्लियामेंटेरियन का 2007 के बाद नाम सुना नहीं। हाँ ऐसे चले सर, थैंक यू वेरी मच खकवानी साहब। आज आपने जो RTS बिठाया था PTI का, और जिस तरीके से ये इलेक्शन हुए और हमें जमहूरियत के लेक्चर सारी पार्टीज, वाह, बहुत शुक्रिया सर जी। इसाक खकवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ कंबर जैदी मौजूद होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की जो दरख्वास्त है मुस्तरद कर दी है, क्या इस दरख्वास्त का बैकग्राउंड है और क्या कार्रवाई हुई आज के दिन, वो बात करेंगे। कंबर जैदी से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर रिपोर्टर कंबर जैदी। कंबर, आपसे हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की जो एक दरख्वास्त है मुस्तरद की है। अब ये थोड़ा सा इस केस का बैकग्राउंड बताइएगा और इस आज की जो कार्रवाई रही उसके बारे में डिटेल्स बताइएगा। देखिए, बहरिया टाउन ने ये दरख्वास्त दी थी कि वो सुप्रीम कोर्ट में किस्तें अदा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट और बहरिया टाउन के दरमियान एक रजामंदी हुई थी। सिंध हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ऑर्डर किए थे सिंध हुकूमत और बहरिया टाउन के दरमियान कि उन्होंने बेसिकली 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराने हैं। कुछ किस्तें बहरिया टाउन ने दी, उसके बाद किस्तें नहीं दी गई। फिर बहरिया टाउन एक दरख्वास्त नहीं लेके आ गया सुप्रीम कोर्ट के पास और उसने ये कहा कि हम किस्तें इस वजह से नहीं दे सकते कि हमें मुकम्मल तौर पे अराजी हैंड ओवर नहीं की गई। कुछ अराजी जो है उसमें जो उन्होंने कहा कि तारें बिछाई, वहाँ पे पूरा निज़ाम बनाया, तो उसमें ज़ाया हो गई है, लिहाजा हमें पूरी अराजी नहीं मिली जितने का मुआहदा हुआ था। हम अभी किस्तें इस वजह से नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे ऑलरेडी जजमेंट ये दी हुई थी कि अगर बहरिया टाउन डिफॉल्ट करता है, किस्तें पूरी नहीं देता, तो उसे शुरू से दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, यानी शुरू से किस्तें देनी पड़ेंगी। जितनी रकम वो दे चुके हैं वो जब्त हो जाएगी। तो बहरिया टाउन ने इस तनाजुर में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया और ये मौक़िफ़ अपनाया कि उनको मजीद अराजी जो है वो दरकार है, इस पर सिंध हुकूमत ने उनकी मुखालफत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सर्वे रिपोर्ट का कह दिया। वो सर्वे रिपोर्ट की कल जो अदालत में जमा कराई गई कॉपी, उसके मुताबिक बहरिया टाउन को ऑलरेडी जो है वो ज्यादा जमीन पे वो काबिज है। 16,000 एकड़ तकरीबन उनकी जमीन बनती थी उस मुआहदे के तहत, लेकिन जो बहरिया टाउन ने अभी जितने एकड़ पे मुहित है वो तकरीबन 19,000 एकड़ बन रहा है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है कि प्राइमा फेशा यानी बादियुन नजर में बहरिया टाउन जो है वो ज्यादा जमीन पर काबिज है, लिहाजा उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी है जो उन्होंने किस्तें ना देने की कही थी, और अब बहरिया टाउन को दोबारा से वो 460 अरब की किस्तें देनी पड़ेंगी। इसमें अभी तक बहरिया टाउन जो है वो 65 अरब रुपए दे चुका है, जिसमें जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास से चीफ जस्टिस ने आज ये भी हुक्म किया है कि वो 65 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं रहेंगे, वो सिंध हुकूमत को जिसमें से 30 अरब रुपए दे दिए और 35 अरब रुपए जो है वो विफाकी हुकूमत को दे दिए। अच्छा कंबर, रुकिएगा यहाँ पे कंबर थोड़ा सा। कंबर, आपने ये जो बात की है, ये इंप्रेशन था इस वक्त इस फैसले के बाद, शायद जो 190 मिलियन पाउंड एडजस्टमेंट की बात हो रही थी, जमा करवाए गए थे, जो 4-5 साल से खबरें चलते, लोग समझ रहे थे कि शायद जनरल इंप्रेशन ये आ रहा था कि शायद उन पैसों को आप बांट दिया गया कि सिंध ले ले और साथ में ये ले ले। आप ये बता रहे हैं कि 65 बिलियन रुपीज़ जो किस्तें जमा करवाई थी अगेंस्ट 480 बिलियन रुपीज़ उन्होंने मलिक रियाज साहब ने, तो ये वो पैसा है या ये 190 मिलियन पाउंड वाला पैसा है या मलिक साहब ने जो अलहदा किस्तें जमा करवाई थी वो वाला पैसा है? जरा ये प्लीज थोड़ी कंफ्यूजन दूर कीजिए। क्लासर साहब, जो ये बेसिकली टोटल जो बहरिया टाउन अभी तक जमा करा चुका है, जिसमें 190 मिलियन पाउंड भी जो कि लगभग 35 अरब रुपए बनते हैं, वो इसमें शामिल है। यानी कुल बहरिया टाउन अभी तक 65 अरब रुपए जमा करा चुका है, जिसमें से 30 अरब वो पैसे हैं जो बहरिया टाउन ने किस्तों में अदा किए हैं, जो कि सिंध हुकूमत को दे दिए गए हैं। 35 अरब रुपए 190 मिलियन पाउंड जो कि बरतानिया से आए थे वो हैं, और वो जो है जस्टिस काजी फायज ईसा ने विफाकी हुकूमत को दे दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये विफाकी हुकूमत के पास ये बड़ा जो फैसला है सर, नो ऑफेंसेस, कि जो 65 बिलियन रुपीस दे चुके हैं मलिक रियाज साहब, चलो डिफॉल्ट करके फेयर इनफ उसमें फैसला भी था, इस पे कोई आईब्रोज रेज नहीं होगी कि जो पैसा जमा कराया जा चुका है, वेदर वी लाइक इट और नॉट, उसको भी कहा जाए कि नहीं दोबारा आप ये 65 बिलियन दें, ये तो इट अमाउंट्स टू डिफॉल्ट, और मेरा ख्याल है प्रोजेक्ट तो
टोटल बंद हो जाएगा सारे का सारा। इसके बाद तो वो दोबारा नए सिरे से 65 रुपया मतलब वो कहते ना फिर वो एक से शुरू करें, दोबारा 99 तक पहुँच कर भूल गए जय बंदा, तो वो कहते फिर से सिफर से शुरू करेंगे, तो फिर सिफर से शुरू करेंगे। मलिक साहब अगली किस्त नहीं दे पा रहे, तो ये कहाँ से 65 रुपया मजीद वो देंगे इनको स्टार्ट करने के लिए? सर ये बेसिकली ये जो पैसा है ऑलरेडी 65 अरब रुपए, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं, ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जमा था सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, जिसमें 190 मिलियन पाउंड भी मौजूद थे। आपने फैसला कोर्ट किया ना कि जिसके तहत अगर डिफॉल्ट किए तो इनको नए सिरे से पैसे देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मलिक साहब ने जो कि पहली किस्तें नहीं दे पा रहे, अगर एक भी डिफॉल्ट किया तो इनको शुरू से क्लास साहब ये बिल्कुल बात सही है, उस जो फैसला है उसके तहत शुरू से देना पड़ेगा। मलिक साहब तो अभी नहीं दे पा रहे किस्तें, तो आगे डिफॉल्ट किया, अब तक डिफॉल्ट किया या नहीं किया, या दे रहे हैं किस्तें? जी बिल्कुल, ये डिफॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद इन्होंने इसी तनाजुर में एप्लीकेशन दायर की थी कि हम किस्तें अदा नहीं कर पा रहे। उसकी वजूहात ये है, इन्होंने पहले कोरोना का जिक्र किया और उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें मुकम्मल अराजी नहीं मिली हुई, और फिर कोर्ट ने आज उसको सेटल कर दिया कि आपको तो जितनी अराजी मिलनी चाहिए थी, आपने तो 3000 एकड़ उससे ज्यादा पे कब्जा किया हुआ है, तो आप किस तरह से ये बात कर रहे हैं कि आपको अराजी नहीं मिली? और भी है बात, बिल्कुल आपने बड़ी क्लियर समझा दी सर। आज वहाँ के वकील साहब जो बहरिया टाउन के थे, उनकी और चीफ जस्टिस साहब की बड़ी हीटेड एक डिबेट हुई है। यूजली तौर पर चीफ जस्टिस साहब इज नोन टू डोमिनेट द प्रोसीडिंग, जैसे होना भी चाहिए क्योंकि चीफ जस्टिस साहब हैं। आज सुने उन्होंने खासा उनके साथ वो बहस की है, जरा वो बताएं कि व्हाट हैपेंड सर, वकील साहब जो थे। जी बिल्कुल, एक तो चीफ जस्टिस साहब के साथ ये पहली मर्तबा नहीं है, मुतादिद ऐसे वकील हैं। ख्वाजा तारिक रहीम जो हैं वो जब केस लगा था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, तो वो डाइस छोड़ के चले गए थे, सिर्फ चीफ जस्टिस के क्वेश्चंस और जिस तरह से वो पूछ रहे थे उसकी वजह से। अब जैसे कि सलमान भट्ट साहब जो कि आपको पता है अटॉर्नी जनरल भी रहे, सलमान भट्ट साहब कहते थे मौजिज चीफ जस्टिस साहब, तो चीफ जस्टिस साहब आगे किससे कहते थे कि मुझे मौजिज और साहब ना कहें, चीफ जस्टिस कहें, आप टाइम जो हमारा जाया कर रहे हैं वो जाया ना करें। फिर वो कहते थे कि आप अपनी मर्जी से केस ना चलाएं, जिस पर सलमान भट्ट साहब ने आप ये कह सकते हैं अनॉय होके कहा कि फिर मुझे अपने तरीके से प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करने दें, मैं आप कहते हैं वरना फिर मैं बैठ जाता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बिल्कुल अपने तरीके से केस ये इस तरह से नहीं चला सकेंगे जैसे माजी में चलता रहा है, हम सवाल करेंगे और आपसे सवाल जवाब होंगे। लेकिन वो दोनों के दरमियान जरा तलखी आई। सलमान भट्ट साहब, उनको ये लग भी रहा था वो केस हार रहे हैं और जो सवालात हैं उनके जवाबात भी नहीं दे पा रहे, तो वो भी टेम्पर लूज कर गए। चीफ जस्टिस ऑलरेडी बार बार एक चीज पूछते थे फिर दूसरी चीज पे भी चले जाते थे, लेकिन जो एक चीज पूछी जाती थी उसका जवाब भी नहीं आता था। इस वजह से चीफ जस्टिस भी वो कहते हैं टेम्परामेंट उनका भी लूज हुआ वहां पे, और चीफ जस्टिस की जानिब से भी बार बार उनको कहा जा कि आप रेलेवेंट बात करें। अच्छा, वो एक बात करने लग जाते, चीफ जस्टिस फिर टोक देते, तो ये वजह बनी आपस में दोनों की, आप ये कह सकते हैं कि उस। अच्छा, ये सलमान भट्ट साहब तो वही है ना जो नवाज शरीफ साहब के दौर में जब वजीर आजम थे, अटॉर्नी जनरल थे, अगर मुझे याद पड़ता है। जी जी बिल्कुल, ये वही हैं जो नवाज शरीफ साहब के दौर में अटॉर्नी जनरल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। इसी वजह से सीनियर वकील होने के नाते ही उन्होंने, आप ये कह सकते हैं कि एक चीफ जस्टिस को आगे से जवाब दिया और उन्होंने कहा। वो कहां तक पहुंचा सर? वो मज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से कुछ आज खबरें कुछ सोशल मीडिया पे चल रही थी, सो वी कुडंट कंफर्म। जी, मज़ाहिर नकवी के हवाले से, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से सोशल मीडिया पे सर खबरें इस्तीफे की चल रही हैं कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। कुछ जराए से हमने चेक किया है, लेकिन मुकम्मल जब हमें तस्दीक होगी तभी हम आपके शो में ये खबर देंगे। बहरहाल ये रूमर्स हैं कि जो अभी मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, बजाय इसके कि वो शोकाज का नोटिस का जवाब दें, वो हो सकता है इस्तीफा दे दें। उसकी वजूहात ये है कि एक जज के पर्क्स एंड प्रिविलेज बहुत होते हैं, फिर उसकी पेंशन होती हैं, फिर काफी मराद जो है वो मिलती है आपको। अगर आपको निकाला जाता है तो वो तमाम जब्त हो जाती है, वो मिलनी नहीं होती। तो ये भी एक वजह हो सकती है। और फिर अगर आप अपना केस डिफेंड ना कर पाए तब भी आप इस्तीफा दे देते। तो इन दोनों केस अगर आप इस्तीफा देते हैं, लास्टली अगर आप इस्तीफा देते हैं, देन यू आर फिर एडमिशन कर रहे हैं कि हाँ यस
जो चार्जेस लगे हैं मुझ पे वो ठीक है, फिर आप अपनी तनख्वाह पेंशन बचा रहे हैं। बट एनीवे ये उनका फैसला है सर। जी सर, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि अगर आप इस्तीफा देंगे तो इसका मतलब यही होगा कि आप पे जो इल्जामात लगाए गए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, इसी वजह से आपने इस्तीफा दिया, अदरवाइज तो इस्तीफा देना नहीं बनता। फिर कन्फ्रंट करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया कंबर जैदी, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें डिटेल्स देते। और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।